से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है अवनीश पांडे, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की कुंडली, बस्ती जिले के अंतर्गत सिद्धार्थनगर। और अब शायद सिद्धार्थनगर हो गया, पहले वो बस्ती के ही अंतर्गत था। 4 सितंबर 1985 16 बजे इस आधार पर इनकी कुंडली मकर लग्न की बनती है और चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के शुभग्रह बनते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति एक बंधी आय प्राप्त करने वाली नौकरी करेगा, प्राइवेट करे या सरकारी, चाहे जो भी हो, उसमें वो बंधी आय प्राप्त करता है। ध्यान से समझिएगा, कुंडली बड़ी गंभीर है और समस्या भी बड़ी अजीब है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। मकर लग्न की कुंडली बनी, लग्न के अधिपति को देखिए ध्यान से, कहां बैठे हैं? 7 नंबर में उच्च के हो गए तो मन तो बड़ा खुश हो गया होगा, लग्नेश उच्च के, और गुरु भी केंद्र में, तो नीच भी भंग हो गया। क्योंकि अगर देखें तो शनि इस राशि में, इस राशि के अधिपति हैं और गुरु उच्च के हैं, गुरु नीच के हैं, शनि उच्च के हो गए तो नीच भंग हो गया। पर ऐसा नहीं है, आपको समझाता हूं। यहां देखिए, व्यक्ति के जीवन की समस्या को समझिए। यहां राहु डिग्री में ज्यादा आगे हैं और चंद्रमा के बिल्कुल निकट भी हैं, मतलब 17 और 14 डिग्री का मेल है। मतलब राहु जो है वो चंद्रमा से आगे है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के सुख में ग्रहण लगा है, सुख को ग्रहण लगा, क्योंकि 14 डिग्री के चंद्रमा और 17 डिग्री के राहु, तो राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष ये है और टाइट कंजंक्शन में है। उसके बाद इस कुंडली की सबसे कमजोरी वाली बात क्या है? लग्न के अधिपति उच्चस्थ होकर के बैठे हैं पर मृतप्राय है डिग्री में। एक और भी अद्भुत बात बताता हूं, जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति अष्टम भाव में जा रहे हैं और राहु से दृष्ट हैं, सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य कौन है? जन्म कुंडली का अष्टम का अधिपति। मंगल कौन है? जन्म कुंडली के सुख के अधिपति। तो सुख भाव में ग्रहण और सुख के अधिपति अष्टम में, भाग्य की कमजोरी के साथ। लग्न के अधिपति उच्च के पर मृतप्राय, और जन्म कुंडली में वो अगर एक बड़ी मृति योग होता है या फिर एक तरीके के कमजोर योगों में से कई प्रकार के दुर्योग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बड़ी समस्या में डाल देते हैं। शनि उच्च का आपको सिर्फ दिख रहा है पर कई बार वो समस्या में डाल रहा है क्योंकि वो मृतप्राय है और राहु केतु के संपर्क में है। अब यहां पे कुछ लोग ये कहेंगे कि वो राहु तो उनका मित्र होता है, पर ध्यान से समझने की बात है, ये मकर लग्न की कुंडली है। गुरु यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति होकर के नीच के हो रहे हैं। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव सैया सुख का होता है, वहां पे पति पत्नी का मिलन होता है। उस भाव के अधिपति ही नीच के हो रहे हैं और चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में बैठ रहा है। इस कारण से तो यहाँ के अधिपति नीच के हो जाने से कमजोर हो गए, यहाँ के अधिपति मृतप्राय हो जाने से कमजोर हो गए, यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया, इस वजह से ये भाव कमजोर। इस भाव के अधिपति मंगल जो है वो अष्टम में बैठ गए, भाग्य के अधिपति को कमजोरी दे दी। भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी ना जी, इस कारण से वो समस्या से ग्रसित होने लगे। और दूसरी बात, व्यक्ति की कुंडली में लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। लाभेश अष्टम में बैठे तो व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करने वाला बना देता है। यह व्यक्ति की योग्यता बड़ी अच्छी है और तीव्र बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि लग्न में कम से कम गुरु तो बैठे हैं, वो कम से कम तो चंद्रमा से केंद्र में है। चंद्रमा शुभग्रह बन के बैठा है और वो चंद्रमा जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट है और राहु से भी दृष्ट है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, 4थी दृष्टि से लाभ देने के प्रयास में हैं, लेकिन इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे होते नहीं। इस वजह से वो समस्या में डाल रहे हैं क्योंकि पापक भाव के अधिपति भी हो जाते हैं। तो अब जरा गौर करिए, तो इनकी कुंडली में अब ध्यान से समझने की बात है, अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति को निकट से पहुंच करके सब कुछ छीन लेता है और कई बार माता और पिता दोनों को कष्ट देता है। ये अष्टम के सूर्य की बात है, गारंटी देता हूं। अष्टम के सूर्य अगर अपनी राशि के बैठे हैं तो व्यक्ति को अपनी माता के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ही सजग होना चाहिए और कई बार माता ही उनकी सबसे बड़ी परम प्रिय मित्र होती है। ग्रहण लगने के बावजूद भी पिता भी उच्च का है, पिता भाव में उच्च के सूर्य बैठे हैं, सूर्य भी उच्च के शनि बैठे हैं, पिता का कारक सूर्य भी उच्च का है, इस भाव से केंद्र में गुरु भी बैठे हैं, इस भाव पे चंद्रमा की दृष्टि भी है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद व्यक्ति को कई बार चीजें प्राप्त होते 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 रह जाती हैं और नहीं मिलता है। कई बार ये योग है और या दुर्योग कहें। अब कई बार ये बात यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सूर्य को 6ठे 8वें 12वें का दोष नहीं लगता,
पर वो विपरीत ही तो कर रहा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहा है। बुध जो है वो छठे भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ रहे हैं, भाग्येश होकर के भाग्य का नुकसान कर रहे हैं, राहु से दृष्ट होकर के व्यक्ति को बुद्धिमान बना रहे हैं। लेकिन वो बुद्धि कहीं की रह नहीं जाती है, व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है। आप कर क्या सकते हैं, आपकी कुंडली में ही ये योग लगा है। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में गुरु नीच के हो गए, अब मशक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि व्यय भाव का अधिपति नीच का है तो व्यक्ति कंपटीशन से या ऋण से मुक्त हो, दूसरे का कर्ज ही चुकाता रह जाए। खाली ऐसा लगेगा जैसे मैं बंध गया हूं चारों तरफ से और मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, मंगल का जन्म कुंडली में यहां पे मंगल चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने घर से दूर जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। 8 अंक अच्छा है इनकी कुंडली के लिए। जो राशि बनेगी वो अगर आप गौर करें तो तुला राशि अच्छी बनेगी, लेकिन यहां पे शनि के उच्च हो जाने के कारण और मृतप्राय हो जाने के कारण, उच्चस्थ है लेकिन मृतप्राय है, वो बल देगा लेकिन सिर्फ अपनी दशाओं में, लेकिन कमजोर कमजोर कमजोर। डिग्री को ढूंढिए तो यहां पे अगर देख रहे हैं तो सूर्य और राहु एक साथ बैठ रहे हैं, यहां पे शनि मित्र की राशि में, यहां मंगल और बुध बैठे हैं एक साथ। जहां बुध जो बैठे हैं वो वस्तुतः कौन होते हैं, जन्म कुंडली के सप्तम के अधिपति, दाम्पत्य के सप्तम भाव के अधिपति मंगल से क्रूर या पापक ग्रह, क्रूर नहीं पापक ग्रह के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के साथ संबंधों में कमजोरी हो जाती है, दाम्पत्य देर से शुरू होता है या विलंब से विवाह होता है। मंगल के कारण सप्तम भाव के अधिपति पापक ग्रह के साथ बैठे ना, यहां पे क्रूर ग्रह बैठ गया और राहु भी साथ में बैठ गए। इस वजह से राहु वहां पे कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर यहां पे प्रतियोगिता बनी है तो मुश्किल नहीं है, प्रतियोगिता भी बनी है, क्योंकि राहु वहां पे कमजोर डिग्री के हैं और सूर्य वहां पे ज्यादा डिग्री के हैं, और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि का निर्माण कर रहा है। ये विषम संख्या की राशि में बैठ करके व्यक्ति की समस्या को चौगुना बढ़ा रहे हैं। यहां पे हालांकि एक बात और बता दूं, यहां पे चंद्रमा कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां मेष राशि के बैठे और यहां वो सिंह राशि के बैठ रहे हैं। अपने भाव से पंचमस्थ चंद्रमा, जो कौन है आपकी कुंडली के सप्तमेश। ध्यान से समझने की बात है, अगर सप्तम भाव का अधिपति लग्न कुंडली में जहां बैठा है उससे नवांश कुंडली में तृतीय एकादश में या केंद्र में जा रहे हो तो यह अच्छा माना जाता है। मतलब चौथे 10वें या केंद्र में या फिर नवम पंचम, तो ये योग बड़ा अच्छा होता है। तो यहां पे विवाह होने के ये योग दिख रहे हैं। गुरु की स्थिति है, द्वितीय भाव से संबंध आने के लिए देखे जाते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति आपकी कुंडली के लग्नेश भी होते हैं और उच्च के हैं, मृतप्राय हैं। इस वजह से एक टाइम पे वो रिश्ते देते हैं, लाते भी हैं, पर मंगल की दशा चल रही है, इस वजह से वो इस कुंडली में अभी परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पुनः वो 2021 के 14 दिसंबर से पुनः उनका आगमन हो रहा है। आप आगे बढ़िए विवाह के लिए, जो अगले 2023 के जनवरी तक आपकी कुंडली में विवाह के लिए अच्छे संकेत दिखा रहे हैं या दिला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्नेश हैं, कम से कम लग्न में गुरु को स्थापित किया है। गुरु आपकी कुंडली में युवावस्था के हैं। अब ध्यान से समझिए कि शुक्र को यहां पे अगर आप देखते हैं तो यहां के अधिपति पापक ग्रह राहु के साथ और पापक ग्रह से दृष्ट, और गुरु युवावस्था के हैं, विवाह जरूर होगा। लेकिन होता क्या है कि इस भाव के आगे तीन ग्रह बैठे हैं जो पापक हो रहे हैं। कैसे? बुध के बारे में याद करिए, बुध राहु से दृष्ट, भाग्य का व्यय, और सूर्य और मंगल जैसे क्रूर या पापक दोनों ग्रहों के संपर्क में आने के कारण भाग्य भाव के अधिपति पापी हो जा रहे हैं। और सप्तम भाव के आगे तीन पापक ग्रहों का प्रभाव इसके प्रभाव को छिड़ कर रहा है। इस वजह से व्यक्ति कमजोरी को प्राप्त करता है। और सप्तम भाव खाली विवाह का ही नहीं होता है, वो दुश्मनों का भी होता है, कोर्ट केस का भी होता है, कचहरी से लाभ का भी होता है, और व्यक्ति के जीवन में रोजगार का भी होता है, व्यापार का भी होता है। इस वजह से सारी चीजें व्यक्ति को पिस पिस करके मिलती हैं। पिस करके मिलने का क्या मतलब है? आप अगर एक चना डालेंगे चक्की में तो मिलेगा ही नहीं। अगर उस चना को सत्तू बनने देखना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में चना डालना होगा, तब जाकर के वो सत्तू मात्रा में दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि सप्तम भाव का फल कमजोर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति और सप्तम भाव पर दोनों के ही ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो मृतप्राय है। या तो वो दृष्टि डाल नहीं रहा या देख भी रहा है तो कमजोर। हालांकि एक बात और है कि वो चूंकि लग्नेश हैं तो
देर से ही सही पर परिणाम जरूर दे देंगे। हम ये भी कह सकते हैं, इसका परिणाम ये भी होगा, देर से सही पर परिणाम जरूर हो। अब एक बात और भी है कि ये विवाह आखिर विलंब से क्यों हुआ या व्यक्ति का विवाह संपन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु मांगलिक कृत्य के कारक होते हैं, मंगल मांगलिक कृत्य कराते हैं। और आप जरा विचार करिए तो चंद्रमा जो होते हैं या शनि, शनि का मतलब होता है शम, शम शम मतलब दुख, दुख से जो निवृत्ति दे दे वही है शनि, जो हमारे समस्त पापों का या समस्त दुखों का वो दुख के कारक हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो दुख देंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुख के नाशक इसलिए भी होते हैं, दुख के हंता इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो दुख को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो वास्तव में हमारे निर्णय, हमारे इस बात पे हमारे वो निर्णय लागू होते हैं या फिर वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं। शनि की दशा में व्यक्ति को संसार से निवृत्ति मिलती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दुख दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो परम सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये संसार लिप्त होने के कारण, पाप में लिप्त होने के कारण वो उसे दुख समझ बैठता है। वास्तव में वो प्रैक्टिकल प्लैनेट है और इसका कहने का मतलब यह होता है कि वो आपको पाप से मुक्त करना चाहता है। शनि के काल को धर्म का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में वो आपको परम पिता परमेश्वर से मिलाने का प्रयास करता है। या फिर वो मोक्ष का कारक क्यों कहा जाता है? निवृत्ति संसार से क्यों होती है? क्योंकि वो उसी का कारक है। शम मतलब पाप से जो मुक्ति दिलवाए, हमारे दुखों से जो हमें मुक्ति दिलवा दे। संसार दुखी ही तो है। और अगर आप शनि की दशा को गौर से पढ़ेंगे तो ये बात आपको पता चलेगी कि शनि की दशा में व्यक्ति को वैराग्य आता है। और मैंने भी ये तय किया है कि आपको भी शनि की दशा जब आए तो तुरंत ही वैराग्य को धारण करो और जीवन के मोह और माया से अपने आप को हटा लो। तो शनि की दशा काल में व्यक्ति के जितने भी दुख होते हैं वो कई बार नष्ट हो जाते हैं। पर वस्तुतः वो कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम अपना काम अच्छे से नहीं करते और उस ग्रह से हम एक्सपेक्टेशन एक अलग तरीके का रखना चाहते हैं। इस वजह से हमें वो दुख देते हैं। वस्तुतः वो दुख नहीं देते, वो तो आपको बताते हैं ये व्यक्ति तेरे काम का है या नहीं, इसको पहचानने की शक्ति अगर शनि दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अगर शनि ने अपने दशा काल में आपको तीर्थ यात्रा करवाया, अगर आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, आपको प्रैक्टिकली ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये सही है और ये गलत है, ये व्यक्ति आपके काम का नहीं है, ये व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो गलत क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। बस ये दृष्टि के ऊपर निर्भर करती है बात कि हम शनि को कैसे देख रहे हैं। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में वो उच्च के होकर के बैठे हैं और आपके यही ग्रह आपकी कुंडली में आपके पापों का और आपके कष्टों का निवारण करता भी बन सकता है। लेकिन समस्या यहां है कि उसके पास बल की कमी है और वो राहु जैसे लग्नेश, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शनि है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शनि जैसे ग्रह को राहु देख रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि लग्नेश राहु और केतु के संपर्क में आ जाता है तो कई बार व्यक्ति को कष्ट देता है। और ये कष्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। आप जीवन को उठा करके देख लीजिए, आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे वो आपके व्यय को लेकर के हो, चाहे वो आपके व्यक्तित्व के निर्धारण को लेकर के हो, चाहे आपके प्रभाव के कमजोर होने को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार में लेकर के हो, रोजगार की समस्या को लेकर के हो, चाहे लाभ को लेकर के हो, चाहे वो सुख को लेकर के हो, चाहे वो वैराग्य को लेकर के हो, किसी भी तरीके से वो न तो व्यक्ति को वैरागी ही बनाते हैं, न ही व्यक्ति को घुसाते ही हैं। न तो वो जीवन में बहुत अच्छे तरीके से लिप्त होता है, न ही जीवन से दूर हट पाता है। ये समझने की बात है। और व्यक्ति की कुंडली को जरा समझिए ध्यान से, तो चंद्रमा और राहु टाइट कंजंक्शन में होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा क्रूएल हो रहे हैं, वो निर्दयी हो जा रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में इतना ज्यादा डिप्रेसिव बना देते हैं कि व्यक्ति परेशान और चिंतित हो जाता है। ये समझने की बात है गुरु नीच के। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, अभी मैंने कल परसों ही एक कार्यक्रम बताई थी जिसमें मैंने ये बात बताने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी ग्रह नीच का हो रहा हो, अगर वो चंद्रमा से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में बैठा हो और चंद्रमा उससे केंद्र में हो, तो वो राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला होता है। अभी 2 दिन पहले का कार्यक्रम है, कल ही का कार्यक्रम है, कल के शाम का कार्यक्रम जरूर जाकर के देख लीजिएगा। इसमें मैंने बात, तो गुरु नीच के हैं लेकिन वो चंद्रमा से केंद्र में है, लेकिन उसको अतिरिक्त बल की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस कारण से ये गुरु भी विवाह नहीं कराने देते। और कई बार व्यक्ति के साथ ये भी घटना घटी है, इनके घर वाले के साथ या माता या पिता के साथ, कि नहीं मुझे यही चाहिए। एक समय पे गुरु और शुक्र व्यक्ति के घर के परिवार के लोगों को कई बार अहमवादी बना देते हैं
और जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में राहु और केतु, इनके साथ जरा ध्यान से समझिए तो लग्न से आरंभ में राहु बैठे हैं। लग्न से गिनने पर राहु पहले आ रहे हैं। लग्न से गिनने पर राहु पहले आते हैं तो कई बार व्यक्ति को भयंकर जीवन में कंफ्यूजन दे देते हैं। अगर लग्न से गिनने पर केतु आ जाते तो शायद वो थोड़ी समस्या को कम कर देते, लेकिन लग्न से गिनने पर राहु पहले आ रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करनी पड़े, निर्लज्जता की स्थिति हो जाती है, व्यक्ति अपने वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसकी दूसरी वजह यह भी हो जाती है कि लाभ के अधिपति अष्टम में बैठ करके लाभ को मिनिमाइज और दरिद्र योग लगा देते हैं। यह कुंडली की कमजोरी है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, पक्की बात है, और यह समझना भी होगा। पर यह समझाए कौन? क्योंकि आप लोगों को तो जल्दीबाजी रहती है, मेरी कुंडली जल्दी देख लो। अब पंडित जी जल्दी देखेंगे तो देखेंगे क्या? मैं एक बात बताता हूं, थोड़े से आपको इतर ले जा करके। मेरे पास एक उत्तर प्रदेश के हैं किसी व्यक्ति की कुंडली आई थी छठ पूजा में। मेरी फी जितनी थी उन्होंने उसकी आधी फी देखी थी या दी थी उन्होंने। पंडित जी ही थे, कोई नाम तो याद नहीं है, क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद है। हुआ क्या, छठ पूजा के कारण मैं छठ में चला गया था। अब कई बार होता है कि आप जो है वो जल्दी जल्दी कुंडली दिखाना चाहते हो, और मैं इस चीज से बड़ा भागता हूं ना, देखूंगा तो अपनी शर्त पे, पर काम अपने हिसाब से करूंगा, पर अच्छा करूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन आजकल समस्या क्या है कि पंडित जी जल्दी बता दो, ट्रेन जो छूटने वाली है, मरने वाले हो आप। मैं तो जिंदा हूं, मैं नहीं मरने वाला, इतनी गंभीर बीमारी के बाद भी मरूंगा नहीं, पर आप मरने वाले हो, क्योंकि आपको जल्दबाजी होती है। पंडित जी कुछ ऐसा गुटखा खिलाएंगे कि बस विमल का स्वाद आ जाएगा। पर विमल का स्वाद कहां से आए? जरा विचार करके देखिए, पंडित जी कौन सा ऐसा ज्योतिषी है जो 3 दिन में चुटकी बजा करके आपकी समस्या हल करने वाला है? जरा मुझे नंबर भेज देना। अध्ययन तो यहां करना है, पर दिमाग खाली है, और आप लोगों को रहती है जल्दबाजी। समस्या के जड़ को पहचानने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कुंडली दिखा करके आप लोग अभी तक प्रलोभित होते रहे हो, और पता नहीं किसी ने क्या कहा है, और आकर के फिर माथा चाटते हो। किसका? जिसने आपकी कुंडली को वक्त दिया है, और आप देना भी नहीं चाहते। ये इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, सच्ची बात है, क्योंकि आपने अपने ही कुंडली को वक्त नहीं दिया है, और अपने ही जीवन को जल्दबाजी में जिया है। और ये ग्रह यूं ही नहीं है, ये तो बात मैं कई बार कह चुका हूं। ये बात है, जल्दबाजी नहीं, और वक्त देना जरूरी है। दूसरी बात है, दशमांश कुंडली को जरा ध्यान से समझिए। लग्न के अधिपति दशम में बैठे हैं। व्यक्ति अगर खुद का भी कोई काम करे मंगल और शनि से संबंधित, तो काम अच्छा चलेगा। अपने हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति काम करे, क्योंकि ये मकर लग्न की कुंडली है, लग्न के अधिपति दशम में जाकर के लक्ष्मी योग बना रहे हैं, मृतप्राय है। व्यापार के लंबे समय तक चलने का कारक शनि होता है। आप कितने समय तक उस चीज को सस्टेन करेंगे, ये शनि के ऊपर निर्भर करती है बात। नवांश कुंडली में शनि मित्र की राशि में आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये इसके पीछे शुभ ग्रह, इसके आगे शुभ ग्रह की राशि, और जन्म कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये इशारा है कि व्यक्ति को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो खुद का काम ना करे, स्वतंत्र व्यवसाय। इसकी दूसरी वजह बताऊं, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पे है, लग्नेश दशम भाव में बैठे हैं। ये इशारा है व्यक्ति खुद का काम करे, और व्यक्ति जो है वो नौकरी के पीछे भाग रहा है। अपना काम चाहे कुछ भी हो करना ही होगा, और नहीं करेंगे तो भटकिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी बात है, जन्म कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति सूर्य और राहु यहां पे बैठे हैं एक साथ। लेकिन अब हो सकता है कि व्यक्ति को समस्याएं बनती हो, पर आप यहां पे अगर अपने लाभ को कम कर रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि अपने घर के पास आकर के और घर से निकट दक्षिण दिशा में आप जाकर के कोई काम करिए। आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात बताऊं, आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा, शुक्र, ये 3 ग्रह केंद्र में है, लग्नेश केंद्र में है। अब क्या चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं तो दरअसल ये देखने वाले के ऊपर निर्भर करती है बात कि वो कुंडली को देख कैसे रहा है। शुरुआत से लेकर के अंतिम तक मैंने खाली समस्या ही बता डाली, पर इसमें अच्छाई 3 ग्रह केंद्र में, लग्नेश सूर्य जैसे पराक्रमी ग्रह के साथ स्वराशि के बैठे हैं, भाग्य के अधिपति मंगल जैसे 2 ग्रह मित्र बैठे हैं, सूर्य और मंगल, यानी कि व्यक्ति को धन प्राप्त होगा, देर से ही सही, पर धनवान भी होगा। क्यों? क्योंकि जरा गौर करिए तो दशमांश कुंडली में दशम स्थान का अधिपति उसे देख रहा है। व्यक्ति को खुद का काम करना चाहिए। लग्न के अधिपति यहां भी दशम में, लग्न के अधिपति यहां भी दशम में, लग्न के अधिपति यहां भी जन्म कुंडली में जो है वो तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, जो शुक्र से देखे जा रहे हैं।
और यहाँ पे वृश्चिक राशि के बैठ रहे हैं, व्यक्ति की कुंडली को समझने की आवश्यकता है। आप इधर उधर भटक रहे हैं और अपने ऊर्जा का हास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने को ही मृत्यु में डाल रहे हैं और गर्त में जा रहे हैं। कुछ भी करिए पर अपना करिए। पर कुछ भी का मतलब क्या है? मंगल और शनि से संबंधित इस व्यक्ति की कुंडली में कुछ भी किया जा सकता है। देख लीजिए, हार्डवेयर से संबंधित सामान, पेंट से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और मैकेनिक्स, मशीनरी, दवाइयां, केमिस्ट आदि की चीजें, दवाई की दुकान पे रुक करके आप अपना काम संभाल सकते हैं। दवाई से संबंधित सारी चीजें कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जुड़ करके आप, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ करके, हार्डवेयर से जुड़ करके, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित इन सब चीजों का कारोबार भी आप स्थापित कर सकते हैं। आपकी कुंडली में वो योग है और मंगल की दशा भी चल रही है। वस्तुतः अभी मंगल की दशा 2026 तक चलेगी और शनि की दशा, मंगल में शनि आ रहे हैं, 2023 तक आप स्थापित हो जाएंगे अगर ये काम शुरू करेंगे तो। अब तो योग आया है, शुरू करिए। मृतप्राय ग्रह, मैं आपको इतनी कुंडलियां दिखा दूंगा जिसमें लग्नेश मृतप्राय है पर जातक बड़ा अच्छा है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा भी तो केंद्र में है और उसका वो राजयोग की भांति परिणाम भी तो कर रहा है। मैंने उसका तर्क दिया था, गुरु नीच के हैं, चंद्रमा केंद्र में है, तो अच्छाई को समझने की बात है। दूसरी बात है, विवाह के योग 2021 के 12वें महीने की 14 तारीख से आ रहे हैं। गोचर के हिसाब से अगर गौर करते हैं तो गुरु अभी तृतीय एकादशवें के संबंध में है, ये ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगर सूर्य की बात करते हैं, सप्तमेश चंद्रमा, तो ये तो बदलते रहते हैं, पर जन्म कुंडली में लग्नेश शनि अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अभी वो मकर में ही बैठे हैं। तो अगर यहां से देखते हैं तो चतुर्थस्थ, दशम चतुर्थ में अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, खराब कहां है। बुध जन्म कुंडली में व्यवसाय के कारक होते हैं। बुध से पंचमस्थ गुरु, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में शनि की राशि में, और शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में उच्च के हैं। निसंदेह उनका कोई ना कोई संबंध जरूर बन रहा है, क्योंकि लग्नेश की ही राशि में तो गुरु बैठे हैं, तो आपको व्यापार ही करना चाहिए। गुरु मकर राशि में, शनि उच्चस्थ, व्यापार करिए। नौकरी किसी के अंडर में करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको दिमाग ये लगाना ही होगा। अब आपकी कुंडली में मैं थोड़ा सा ध्यान आपकी कुंडली के लग्न पे लेके आता हूं। लग्न जो है वो 7 डिग्री का है, बलवान है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति गुरु हो जाते हैं। यानी कि कुंडली में गुरु की दशा भी खराब नहीं जाएगी, शनि की दशा भी खराब नहीं जाएगी और सूर्य की दशा भी खराब नहीं जाएगी। तीनों की दशाएं अच्छी जाएंगी, क्योंकि सूर्य और गुरु मित्र होते हैं और शनि तो यहां पे लग्नेश है ही, तो तीनों की दशाएं अच्छी जाएंगी। बची बात मंगल की, तो इस कुंडली के लिए मंगल जो होते हैं वो चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होकर के आपकी कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से अभी आपकी कुंडली में एक ऐसी स्थिति है जहां पे अगर आप ध्यान से समझें तो मंगल की दशा, वस्तुतः आपकी कुंडली में मंगल जो है वो नौमांश कुंडली में मेष राशि के हैं और लग्न कुंडली में मित्र की राशि में, तो थोड़े अच्छे हो रहे हैं, पर वो धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। अभी पूर्णतया अच्छे वो नहीं हुए हैं, अभी वो और भी अच्छा होना उनका बाकी है, और धन का रोकना और धन का देना ये भी होगा। दूसरी बात बता दूं तो मंगल जो है वो नवांश कुंडली में होने के बाद बाकी की स्थितियों में, बाकी के ग्रह में, जैसे D9 चार्ट में वो मेष राशि के, अपनी राशि के, D10 चार्ट में मित्र की राशि में, D7 चार्ट में मित्र की राशि में, D27 में भी बड़े अच्छे बैठे हैं बुध के साथ, बुध के जैसे, और शास्त्रियांशा में भी उच्च के बैठे हैं, तो खराब कहां है। मंगल की दशा भी आपकी प्रत्येक दिन आपको मजबूती की तरफ अग्रसारित कर रही है। अपने आत्मबल को इकट्ठा करिए, बजरंग बली की पूजा करिए। शनि देव से प्रभावित हैं आप, अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए निकट से आकर के। शनि जो हैं वो जब उनका वो जो प्रादुर्भाव हुआ था तो वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। इसी वजह से तो भगवान कृष्ण पीतांबर और नीलांबर, तो भगवान शनि नीले रंग से खुश होते हैं, काले रंग से खुश होते हैं। भगवान कृष्ण को ये दोनों रंग बड़े ही पसंद हैं और ये इतने ज्यादा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे कि इनको शापित होना पड़ा था। इनको शापित होना पड़ा था, शनि को शापित होना पड़ा था, और उस शाप का भी प्रभाव था कि ये जहां जहां देखते हैं वहां वहां भेद पैदा करते हैं। अपने पिता को देखते हैं तो चर्म रोग दे देते हैं, उनके घोड़ों को देखते हैं तो लंगड़ा बना देते हैं, उनके सारथी को देखते हैं तो अंधा बना देते हैं। हाँ, ये मैंने कार्यक्रम में भी कई बार बात कही है, वो आने वाले दिनों में बता दूंगा। तो ये शनि की स्थिति है। तो लग्नेश होने के बावजूद ये आपके व्यय को बढ़ा रहे थे, 7वीं दृष्टि से आपके सुख को कमजोर कर रहे थे, मिलने नहीं दे रहे हैं। उच्च के होने के बावजूद यहां से संबंध आते हैं, द्वितीय भाव से संबंध आने के लिए देखे जाते हैं, पर वो राहु केतु के संपर्क में लग्नेश होने के बावजूद कमजोर हो रहे हैं। और उसके बाद 10वीं दृष्टि यहां
तो यहां पे भी समस्या, क्योंकि यहां पे शुक्र अकेले, और व्यक्ति के माता पिता को और व्यक्ति को भी कई बार ये घमंड हो जाता है मेरे लिए तो अभी कितने अच्छे रिश्ते आएंगे, पर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि रिश्तों के लिए बेचैन होना पड़ता है मछली की तरह। यह स्थिति भी आती है, आई है, तो ये बात बनती है। तो ये आपकी कुंडली है। व्यापार खुद का, शनि मंगल से संबंधित। धन इस कुंडली में है, कमजोर नहीं है, पर अभी और भी आगे धन आएगा, क्योंकि यहां पे अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, भाग्येश कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी जरूर बन रही है, लेकिन वो राहु से प्रभावित है। व्यक्ति के पास बुद्धि बड़ी अच्छी है, गुरु नीच के नहीं होते, सूर्य और बुध अगर अष्टम में बैठे नहीं होते और गुरु अगर बुध को देख रहे होते, गुरु का सीधा संबंध अगर बुध से होता, तो व्यक्ति ज्योतिष का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। पर व्यक्ति की कुंडली में कर्म कांड कराने की भी स्थिति कमजोर हो रही है, क्योंकि गुरु कमजोर हो रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, तब जाकर के उसको कई प्रकार से धार्मिक लाभ मिलेगा, ये बात है। तो हमें करना क्या है? हमें करना है दो चीजें, और वो क्या? एक तो बजरंगबली की पूजा, और दूसरा जो मैं मंत्र भेजूंगा उस मंत्र का जप किसी मंदिर में जाकर के। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का जप, या जप बोल रहा हूं, पाठ सुन करके सोया करिए। राम रक्षा स्तोत्र प्रत्येक दिन पढ़ा करिए, और मंगल की स्तुति है, बजरंगबली के किसी मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन किया करिए। इतना सारा काम, बस यही जीवन भर चलते रहने दीजिए। आने वाली है राहु की दशा, जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन उस समय आप लाजवर धारण कर दीजिएगा। राहु आपकी कुंडली के लिए केंद्र में बैठे हैं, और दरअसल मैं अगर उनकी स्थिति देखूं तो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र केंद्र में बैठे हैं। तो राहु चाह करके भी कई बार अच्छे परिणाम ना चाहते हुए भी उनको देना ही होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में उसकी जो अवस्था है वो 17 डिग्री की है। अवस्थागत अगर राहु युवा के होते हों, लग्नेश से दृष्ट हो, केंद्र में उसके कोई शुभ ग्रह बैठे हों, दोनों तरफ, यहां भी शुक्र यहां भी गुरु, तो राहु चाह करके भी नहीं परिणाम देंगे तो अच्छा ही देंगे, और अच्छे ही देंगे, क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं। त्रिकोण के अधिपति या फिर जन्म कुंडली में केंद्र के अधिपति के साथ दो शुभ ग्रहों से केंद्र में बैठे हैं, लग्नेश से दृष्ट हैं, तो अच्छे ही होंगे, खराब नहीं होंगे। ये राहु की दशा आपको मजबूती देगी और सुख भी देगी। परंतु होता क्या है कि कई बार वो ग्रह अपना बेसिक नेचर जब प्ले करता है तो हम परेशान हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं, वही दरअसल यहां हो रहा है। तो ग्रह अपना नेचर प्ले कर रहा है, और दरअसल अभी वो मंगल की दशा में आप जी रहे हैं। उसके पहले आपकी कुंडली में जो दशा चल रही थी वो कमजोर दशा थी, चंद्रमा की दशा थी, जो कि जन्म कुंडली में देख ही रहे क्या होते हैं, सप्तम भाव के अधिपति। तो इस कारण से ये चीजें बनती हैं। अब आपकी कुंडली को मैं कुछ इसी तरीके से समाप्त करता हूं, चीजें समझ में आ गई होंगी। कुंडली में समस्या यह है कि आपने खुद को पहचाना नहीं है, और आप आत्मविश्वास को कमजोर कर बैठे हैं, और आपको हर बार ये लगा है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। तो थप्पड़ लगाइए सुबह सुबह उठ करके। जय श्री कृष्णा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।